सो वंस अगेन दिस इज एल के हियर। क्लास आगे बढ़ाते हैं कल से। फिर से एक गोला बनाऊंगा, आज शायद आखिरी गोला ही है। ये क्या है? भारत। इसे ही हम क्या समझेंगे? इसे ही हम क्या समझेंगे? केंद्र। ठीक। इस भारत के लिए हमारे पास जो संरचना है उसे हम क्या कहते हैं? संसद। संसद कहते हैं। क्या है? संसद। आपको पता है संसद के कितने अंग? 3 अंग। एक है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा और ये है एक पद है राष्ट्रपति का। ठीक है। चूँकि ये बड़ा गोला भारत है और इसके अंदर 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश शामिल हैं, तो एक गोला और बनाएंगे एक राज्य का उदाहरण लेके। एक राज्य ले लिया हमने उदाहरण। राज्य में जो यहाँ संसद कहलाती है, राज्य में क्या कहलाएगी? विधान मंडल, या हम इसे राज्य की विधायिका कहेंगे, राज्य विधायिका, या फिर क्या कहेंगे? विधान मंडल कहेंगे। ठीक। जैसे यहाँ 3 अंग, इसके भी 3 अंग हो सकते हैं। क्या क्या? जैसे यहाँ लोकसभा, यहाँ क्या होगा? जैसे यहाँ लोकसभा, उसके समानांतर यहाँ एक संरचना, इसे ये क्या कहेंगे? इसे यह है विधान सभा। ठीक। जैसे यहाँ पर राज्यसभा, वैसे ही राज्य में क्या हो सकती है? विधान परिषद। जैसे यहाँ पूरे भारत के लिए एक पद राष्ट्रपति का, वैसे ही यहाँ एक पद और क्या हो सकता है? राज्य में क्या होगा? राज्यपाल का। ये हो गए राज्यपाल। अब तक हम देख चुके हैं कि लोकसभा के सदस्य कैसे पहुंचते हैं। हम देख चुके हैं राज्यसभा के भी सदस्य कौन लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं कि मनोनीत। पहले दोनों होते थे मनोनीत निर्वाचित, लेकिन वर्तमान प्रावधानों के अनुसार केवल निर्वाचित सदस्य होंगे। कितने होंगे? 543। कौन सा संविधान संशोधन इससे संबंधित है? 104। ठीक। अच्छा, राज्यसभा में किस प्रकार के सदस्य होंगे? मनोनीत और निर्वाचित दोनों। मनोनीत कितने हैं? 12। कौन कौन से क्षेत्रों से? ठीक। अच्छा, लोकसभा का कार्यकाल कितना? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? राज्यसभा का कार्यकाल कितना? नहीं होता कार्यकाल। ठीक। स्थायी सदन है। क्यों स्थायी सदन हम कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर रिटायर हो जाते हैं और नए 1/3 सदस्य फिर से निर्वाचित होकर अंदर आप प्रवेश कर लेते हैं। इसलिए ये स्थायी सदन है, कभी भी खाली नहीं होती। लोकसभा भंग हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है। सामान्य अवस्था में कितनी अवधि में लोकसभा भंग होती है? 5 वर्ष। प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा भंग हो जाती है, फिर से नया चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव, और फिर से लोकसभा का गठन होता है। राज्यसभा के साथ ऐसा होता है क्या? नहीं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती, ये यथावत चलती रहती है साइकिल में। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष। अब वो आप तो जान चुके हैं कि कैसे पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉटरी निकाल कर ये व्यवस्था बनाई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद
आपने ये भी देख लिया कि जिस प्रकार लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष में सामान्य अवस्था में चुनाव होता है, नई लोकसभा का गठन होता है, उसी प्रकार प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है, सरकार का गठन होता है। जान चुके हैं। यहाँ जो केंद्र सरकार बनती है पूरे भारत के लिए, उसका मुखिया कौन? प्रधानमंत्री। और जो राज्य सरकार बनती है उसमें उसका मुखिया कौन? ठीक। मंत्रिपरिषद भी जान चुके हैं। मंत्रिपरिषद का आकार अधिकतम कितना हो सकता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार, मतलब सामान्य भाषा में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? 15%। ये अधूरा बोल रहे हो। किसका 15%? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार क्या? लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है। 91वां संविधान संशोधन है इससे संबंधित, लेकिन मैं डिटेल अभी नहीं बता रहा हूँ, आप आगे पढ़ोगे। ठीक है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ से नीचे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। अच्छा, बिल्कुल इसी प्रकार विधानसभा की क्या अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है? विधानसभा की, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम विधायक या अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 500। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 60। लोग कैसे इधर उधर घूम रहे हो रे? तेरा मुंह से गलत गलत निकल रहा है, मैं ध्यान दे रहा हूँ। पढ़िए कि नहीं पढ़िए? जाके करती हो, मंथन करती हो? सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, एक बात ध्यान रखो। आप पढ़ोगे 2 घंटा, और अगर आप पढ़ोगे 1 घंटा, बढ़िया क्वालिटी स्टडी करो, और दिन भर अगर 2 घंटे मंथन कर लिया ना, वो सबसे तगड़ा होता है। पढ़ लिए हो, नहा रहे हो, सोच रहे हो, ये मंथन होता है। खा रहे हो, जो पढ़े हो सोच रहे हो, ये मंथन होता है। तो मंथन के लिए बहुत समय मिलता है ना। तो जितना पढ़ो उससे दुगना मंथन करो, मतलब उसको क्या करते हैं? उसको रिवीजन ही कहते हैं, है ना। वो काम करता है। वरना 4 घंटे टॉपिक को पढ़ लिया और उसका मंथन बिल्कुल नहीं कर रहे हो, रिवाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हो, कचरा है, वो कचरा है। ठीक है। चलिए, तो विधानसभा की हम जान गए कि अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60। विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा के सदस्यों के 1/3। हाँ, अभी एकदम ये बारीकियों को पकड़ो। किसी राज्य में जहाँ विधान परिषद का अस्तित्व है, वहाँ की अधिकतम सदस्य संख्या संबंधित राज्य के, उसी राज्य के ना, उसी राज्य के विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है। न्यूनतम निर्धारित है क्या? कितना? 40। कुछ अवस्थाओं में, आप आगे जब डिटेल में पहुंचोगे, भूमिका क्लास आज खत्म हो जाएगी, उसके बाद प्रॉपर हम संविधान में पहुंच जाएंगे, तो वो कुछ आप वहाँ भी देखोगे कि हालांकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या अभी आपने सुनी, न्यूनतम 40, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, हो सकते हैं, अपवाद भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या 60 निर्धारित है, लेकिन कुछ राज्य हैं ऐसे, इतने छोटे हैं, इतनी जनसंख्या उनकी कम है कि उनको 60 सीटें बन ही नहीं पा रही अनुपात के हिसाब से, लेकिन फिर भी वो हैं। लेकिन उन्हें फिर संविधान में प्रावधान किया गया, उनके लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। वो सब डिटेल में आप आगे पढ़ोगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमें एक चीज़ जो बची थी उससे आगे बढ़ना है, वो ये है कि हमें ये नहीं पता कि विधान परिषद की जो संरचना होती है वो क्या होती है ना। पहले इसको देख लेते हैं। इसे आप मानिए ये किसी राज्य की विधान परिषद है, किसी राज्य की विधान परिषद है। ठीक। विधान परिषद अधिकतम, ये तो हम अभी बात किया हम लोगों ने, अधिकतम कितनी? तो अधिकतम क्या? उस संबंधित राज्य के विधानसभा
के कुल सदस्य संख्या का कुल सदस्य संख्या का 1/3 होगा। सही बोल रहा हूं मैं? नहीं, क्या 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, कम हो सकता है लेकिन अधिक। ये इन बारीकियों को ध्यान देना, लोग इन बारीकियों को ध्यान नहीं देते, यही होता है गड़बड़, है ना। ये अधिक नहीं हो सकता, ये है। न्यूनतम कितना? न्यूनतम सदस्य संख्या जो प्रावधान है उसके अनुसार 40। ठीक। अब इसके अंदर जो सदस्य की संरचना, सदस्यों की संरचना की हम एग्जैक्ट आंकड़ा तो बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बोलो। जैसे लोकसभा में मैंने बोल दिया 543, राज्यसभा में बोल दिया 245। ऐसा एग्जैक्ट आंकड़ा मैं बोल सकता हूँ क्या? इतने सदस्य मनोनीत होंगे, इतने ही नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद जो होगी वो उस राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है विधानसभा की सीटें भी अलग अलग होंगी। और विधानसभा की सीटें अलग अलग हैं तो ये सब आंकड़ा बदल जाएगा, ये आंकड़ा बदल जाएगा। तो इसलिए हम एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता सकते, लेकिन हम अब उसको किस भाषा में देखेंगे। देखो, 1/12 ऐसे बोलेंगे, है ना, ऐसा बोलेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा 1/6। 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 1/6 सदस्य, ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। आपसे पूछ ले कि भैया किसी राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, तो आपका जवाब होगा 1/6। उस जितने भी सीटें उसको मिली हुई हैं विधान परिषद को हैं, उसका 1/6 सदस्य संख्या मनोनीत। अब मनोनीत एक सवाल उठता है कि कौन करेगा मनोनीत? कौन करेगा? किसी राज्य के विधान परिषद में वहां पर कौन कर रहे थे? राष्ट्रपति कर रहे थे केंद्र में। यहाँ कौन करेगा? वही ड्यूटी यहाँ पे राज्यपाल निभाएंगे, राज्यपाल मनोनीत करेंगे। सवाल, क्या राज्यपाल अपने विवेक से इन 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? नहीं। ये मुख्यमंत्री जो सुझाव देंगे, मतलब वो जिन 1/6 सदस्यों की सूची राज्यपाल को भेजेंगे, राज्यपाल उन्हें मनोनीत करें। ठीक, ओके। अब 1/6 हो गए। 1/6 हो गए तो ये बचा कितना? बैलेंस कितना हुआ? कैसे निकालते हो? गणित में किसी भाग को हम 1 मानते हैं, कंप्लीट, है ना। इस 1 में बोल रहा है कि 1/6 मनोनीत किए जाएंगे। माइनस कर दो, माइनस करो, कितना आएगा? बचा कितना? 5/6। तो मैं कह सकता हूँ कि 5/6 सदस्य कैसे होंगे? फिर ये मनोनीत नहीं होंगे, ये कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे। कैसे होंगे ये सदस्य? निर्वाचित होंगे। समझे मैं ऐसा क्यों किया? हमें नहीं मालूम, हम किसी एक भाग को 1 मानेंगे, उसमें से बोल रहा है 1/6 मनोनीत होंगे, तो बचा कितना? 1 - 1/6, बचा 5/6। 5/6 निर्वाचित होंगे। ठीक, अच्छा। अब ये जो हैं 5/6, ये जो हैं यहाँ बचा। अब ये निर्वाचित, ये जो बचा ना, यहाँ पे एक आंकड़ा बनेगा। ये आंकड़ा कैसे बनेगा? 5/6। हम अब किसकी बात करने वाले हैं? निर्वाचित। लेकिन उससे पहले मैं 1/6 जो मनोनीत होंगे यहाँ भी कुछ बोलना चाहूँगा। ये बताएं कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 12। कौन कौन से क्षेत्रों से होने चाहिए? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। ये तो राज्यसभा में भी था, राज्यसभा के लिए था ना। ये चारों यहाँ भी होगा।
ये चारों यहाँ भी होगा, लेकिन एक चीज़ और बढ़ जाएगी विधान परिषद के लिए। लगेगा उल्टा कि राज्यसभा केंद्रीय संरचना है, लेकिन वहाँ 4 क्षेत्र है। विधान परिषद जो है राज्य की एक संरचना है, लेकिन वहाँ उससे ज़्यादा है। हाँ, ऐसे याद है, उससे ज़्यादा है। यहाँ पर क्या आएगा? सहकारिता। ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, यहाँ एक एक्स्ट्रा हो गया, सहकारिता। तो विधान परिषद में जो 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे वो कौन कौन से क्षेत्रों से होंगे? पहला 4 तो ऐसे एज इट इज बोल दो, राज्यसभा वाला। कौन कौन सा? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, और एक जुड़ा है, वो कौन सा है? सहकारिता। सहकारिता बोल दे, सहकारिता आंदोलन बोल दे, बातें की। ठीक, ये शामिल हो गया। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर जो निर्वाचित सदस्य, जो बचे हुए सदस्य होंगे, कैसे होंगे? वो निर्वाचित होंगे। इसमें आंकड़ा देखो, 1/12, 1/12, 1/3, 1/3, ये याद रखना आपको। ये आंकड़े जो निर्वाचित सदस्य बचे ना, वहाँ क्या याद रखना? 1/12 2 बार, 1/3 2 बार। 1/12 उस राज्य के, जिस राज्य के विधान परिषद की बात हो रही है, उस राज्य में कौन? स्नातक। उस राज्य के स्नातक, ग्रेजुएट्स, स्नातक मतदान करके चुनते हैं। क्या करते हैं? निर्वाचित है ना, तो मतदान करके कौन चुनता है? 1/12 सदस्यों को कौन चुनेंगे? स्नातक, उस राज्य के स्नातक, ग्रेजुएट्स। ठीक, 1/12 उस राज्य के शिक्षक। ठीक है, शिक्षक। कहाँ से शिक्षक? प्राइमरी या उससे ऊपर के शिक्षक चुनेंगे। कौन चुनेगा? शिक्षक। प्राइमरी जो 5वीं जानते हो ना, प्राइमरी, उससे ऊपर के सारे शिक्षक चुनेंगे। 1/3 कौन? पूर्व विधायक, उस राज्य के पूर्व MLA, ये लोग मतदान करके चुनेंगे। ठीक, 1/3 पार्षद औरषद है ना, सरपंच और पंच। तो आप देखो, पंचायत, कौन? पंचायत है ना, म्युनिसिपैलिटी, जिला बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, जिला बोर्ड, ऐसे स्वशासी निकाय चुनेंगे, ये लोग चुनेंगे। ये आंकड़ा बनता है इधर। तो अब आपको विधान परिषद की जो संरचना है वो क्लियर हो गई है ना, क्या क्या है। 1/6 कितने सदस्य विधान परिषद के मनोनीत किए जाएंगे? 1/6 कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। कौन कौन से क्षेत्रों से होने चाहिए? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। फिर कितने सदस्य, अगर 1/6 मनोनीत किए जाएंगे तो कितने सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे? 5/6। अब उनकी संरचना देख लेते हैं। 1/12, 1/12 2 बार याद होना चाहिए। 1/3, 1/3 2 बार आ जाए। 1/12 सीधा सीधा ग्रेजुएट और टीचर। ग्रेजुएट 1/12 ग्रेजुएट, उस राज्य के ग्रेजुएट। 1/12 प्राइमरी या उससे ऊपर के शिक्षक। उसके बाद 1/3, 1/3 2 है। 1/3 कौन? पूर्व MLA। और 1/3 कौन? इनके सदस्य, वही सरपंच, पार्षद, यही सब चुनेंगे मतदान करके। ठीक, अब यहाँ एक सवाल उठेगा। ये जो हम देख रहे हैं, इसमें आम जनता सभी के लिए तो खुला नहीं है। सभी तो मतदान नहीं कर सकते ना, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग अगर स्नातक नहीं है, 18 साल के ऊपर है, तो नहीं कर सकते मतदान। स्नातक होना चाहिए। शिक्षक वो करेंगे, MLA करेंगे, ये करेंगे, मतलब आम जनता, अशिक्षित जनता नहीं कर पाएगी मतदान। ठीक, जो और स्नातक होना चाहिए, कम से कम स्नातक जो पढ़ रहे हो ना। स्नातक ऐसा नहीं है कि स्नातक जो भी ग्रेजुएट है वो कर लेगा, है ना। तो अब ये बताओ कि यहाँ पर क्या लग रहा है तुम्हें, प्रत्यक्ष निर्वाचित कि अप्रत्यक्ष? ये ब्लेंड है दोनों का, ये ब्लेंड है दोनों का। यहाँ पे आपको प्रत्यक्ष निर्वाचित भी होंगे और
ठीक, ऐसे समझना है आपको। ये क्लियर है? आइए अब आते हैं अपन मेन मुद्दे पर। संसद का कार्य है विधि बनाना। क्या बनाना? विधि। संसद बनाती है विधि, और राज्य में जो विधायिका विधानमंडल होती है, इसका भी काम क्या है? विधि बनाना। ठीक, मैंने सूचियां बताई हैं क्या आपको? सूची नहीं? हाँ, चलो देखिए, संसद को भी विधि बनाने का अधिकार दिया है संविधान ने, और राज्यों में राज्यों की जो विधायिका या विधानमंडल होगी उन्हें भी विधि बनाने का अधिकार दिया है संविधान, है ना? जाहिर सी बात है देना पड़ेगा, क्योंकि जो संसदीय शासन प्रणाली भारत ने अपनाई है उसमें दो प्रकार की सरकारें होंगी, एक केंद्र सरकार होगी और एक राज्यों में सरकार होगी। सरकार है तो भाई उनके पास शक्तियाँ भी होंगी, तो विधि बनाने सरकार हैं। अब देखिए, पूरे भारत के लिए जो विधि बनाने का काम करेगा वो है संसद। यही सब लोग तीनों मिलकर कानून बनाएंगे। राज्य में जो विधि बनाएगी उस राज्य के लिए, वो उसके लिए विधानमंडल है, उसके अंग यही तीनों रोल प्ले करेंगे। विधान परिषद हर जगह नहीं है, जहाँ है वहाँ ये भी शामिल होगा विधि बनाने में, और जहाँ नहीं है वहाँ केवल विधान सभा और राज्यपाल शामिल होंगे विधि बनाने में। यहाँ तक तो क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, दोनों में टकराव भी तो, संसद जो विधि बनाएगी, चूंकि ये बड़ा गोला भारत के लिए है, भारत है, और इस बड़े गोले के लिए जो संरचना है वो संसद है, तो संसद जो विधि बनाएगी वो पूरे भारत पर प्रभावी होगा, पूरे भारत पर लागू होगा, है ना? मतलब इस बड़े गोले के अंदर राज्य और संघ शासित प्रदेश शामिल हैं भारत के, मतलब संसद जो विधि बनाएगी वो राज्यों और संघ शासित पर भी लागू होगा। हाँ, कुछ विशेष अपवाद जो हैं वो आप अभी मैं बोलना नहीं चाहूँगा, जैसे संघ शासित प्रदेश में वो जो संसद जो विधि बनाएगी, या मैं बोल सकता हूँ केंद्र जो विधि बनाई, बोल सकता हूँ ना, केंद्र जो विधि बनाएगी या संसद जो विधि बनाएगी, कुछ उसमें है, अंतर है। कुछ संशोधन के साथ राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई हैं, राज्यपाल संशोधन के साथ लागू, तो वो आप बाद में जानेंगे, अभी वो समय नहीं है। ठीक, लेकिन राज्यों को भी अधिकार दिया गया है विधि बनाने का, और कौन काम करेगा उन राज्यों के लिए? ये काम विधानमंडल, उस राज्य की विधायिका या विधानमंडल करेगी। अंतर ये होगा कि भाई 28 राज्य हैं हमारे पास, मध्य प्रदेश विधानमंडल, छत्तीसगढ़ विधानमंडल। छत्तीसगढ़ विधानमंडल जो विधि बनाएगी उसका प्रभाव कहाँ तक होगा? केवल उसी राज्य की सीमा तक होगा, उसी राज्य में वो लागू होगा। मध्य प्रदेश विधानमंडल काम विधि बनाएगी, वो उसका प्रभाव केवल मध्य प्रदेश तक होगा। राजस्थान विधानमंडल कानून बनाएगी, उसका प्रभाव केवल वहीं तक होगा। अच्छा, दोनों में लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि दोनों कानून बना रहे हैं, दोनों को अधिकार मिला है। इस लड़ाई को दूर करने के लिए अनुसूची, एक अनुसूची रोल में आएगी। अनुसूची, कौन से क्रम की अनुसूची? 7वीं। कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? 12। मूल संविधान में कितनी थी? 8। ठीक, 7वीं अनुसूची क्या करता है? विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है। क्या करता है ये? विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है ये, मतलब विधि बनाने की शक्तियों का बंटवारा करता है। हाँ भाई, झगड़ा मत करना, संसद संविधान ये कर दिया बंटवारा, संसद तू यहाँ विधि बनाएगा और राज्य आप लोग यहाँ विधि बनाओगे। उसने एकदम डिवीजन कर दिया कि तू वहाँ बनाएगा, तू वहाँ बनाएगा, झगड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब ये जो विधायी शक्तियों का बंटवारा है ये किस माध्यम से किया है? इसने बनाई है 3 सूचियाँ। क्या बनाई है? सूची अलग चीज़ है, अनुसूची अलग चीज़ है ना, लिस्ट। ये क्या है? सूची है, ये है सूची। 3 सूचियां बना दी, एक का नाम दे दिया संघ सूची, एक का नाम दे दिया राज्य सूची, और एक का नाम समवर्ती सूची। इनमें विषय होते हैं, हर सूची में विषय होते हैं। मतलब ये क्लियर हो गया कि भाई संघ सूची में ये जो विषय है इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा?
संसद का होगा, या बोल सकते हो केंद्र का होगा, क्योंकि केंद्र की ही तो संरचना है संसद। कंफ्यूज नहीं होने का, ये गोला आपको बहुत सारे कंफ्यूजन का जवाब देगा, है ना। कौन बनाएगा? संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका? ये जो राज्य सूची में जो विषय है, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका? राज्य विधानमंडल, या बोल दो राज्य, एक ही बात है ना। समवर्ती सूची पे कानून कौन बनाएगा? दोनों। संसद भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं कुछ उदाहरण, जैसे एक ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि विस्तृत आप पढ़ोगे इसको। बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, ये सब कहाँ पे हुई है? संघ सूची में है। डाक, पोस्टल, सुना है ना, वो सब कहाँ है? संघ सूची में। इसका मतलब बैंकिंग, स्टॉक मार्केट जो शेयर मार्केट है, और डाक सेवाएं हैं, इससे संबंधित यदि विधि बनाना होगा तो किसका अधिकार है? संसद। क्या राज्य उन विषयों पर कोई कानून बना पाएगी? नहीं बना पाएगी, है ना। क्लियर हो गया? ये ऐसे होगा। यहाँ पर डाक, यहाँ पर है विषय डाक। संवैधानिक भाषा में आप शब्दों का ध्यान देना, कहाँ लोग घूमते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि बैंकिंग, डाक, ये सब संघ सूची का विषय है? क्या मैं कह सकता हूँ कि संसद संघ सूची के विषयों पर संसद की विधि बनाने की शक्ति उसकी विशेषाधिकार है? हाँ, कह सकता हूँ, लेकिन अचानक आ जाता है तो लोग दिमाग काम नहीं करता। विशेषाधिकार क्या बोल दिया भाई? केवल उसी को शक्ति है तो हम बोलेंगे विशेष अधिकार है उसका, है ना, और तो कोई बना ही नहीं सकता। राज्य को अधिकार है ही नहीं उन सूचियों, उन संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है ही नहीं। ऐसे छोटे छोटे शब्दों को ध्यान रखना। संघ सूची के विषयों पर विधि बनाने का विशेषाधिकार किसे है? ठीक। राज्य सूची, पुलिस, एकदम सामान्य उदाहरण, पुलिस जो देख रहे हो आप, राज्य सूची का विषय है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए राज्य का विधि बनाएगी, मध्य प्रदेश अपने पुलिस के लिए मध्य प्रदेश विधि बनाएगी, तो अलग अलग हो सकता है कानून। छत्तीसगढ़ का अलग हो सकता है पुलिस के संबंध में कानून, मध्य प्रदेश का अलग हो सकता है, बिल्कुल, है ना। हाँ, कृषि, आइए यहाँ कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है, लेकिन कृषि भूमि जो है वो उधर चला जाएगा। हाँ, पढ़ोगे, सब पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। समवर्ती सूची, शिक्षा, हाँ बिल्कुल। एक सवाल, क्यों ये समवर्ती? क्योंकि विधि बनाने का अधिकार इसे भी है, इसे भी है, दो सूचियां तो बन गई। ये समवर्ती सूची बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखो, कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं, देखो दरवाज़ा खोल के रखे हो, हवा बाहर निकल जा रहा है, हाँ, कुछ ऐसे विषय भी हो सकते हैं जिस पर यदि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करें तो ज़्यादा प्रभावी हो सकेगा। मान लो कुछ ऐसे विषय जिस पर केवल, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर केवल संसद विधि बना सकती है, मतलब केंद्र विधि बना सकता है, तो केंद्रीय कार्यपालिका के ऊपर जिम्मेदारी होगी उसका क्रियान्वयन करने की। अब ये शब्द बोल दिया है, क्या बोल दिया? कार्यपालिका। पहले बार सुने हो? कार्यपालिका भी सुने हो पहले? मेरे अभी तक सुने हो? कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? किसका? अबे मेरे यहाँ सुनने का मतलब होता है, जानते हो कि नहीं, सिर्फ ये नहीं कि कहीं सुन लिया है। देखो, हमारे यहाँ प्रशासन में विभाजन है, शक्तियों का विभाजन है। कैसे?
एक को बोल दिया, एक संरचना जिसे मैं कह रहा हूं विधायिका। क्या है ये? विधायिका। एक मैंने क्या कहा? कार्यपालिका, और एक न्यायपालिका। न्यायपालिका विधायिका दो हो सकती है, एक केंद्रीय विधायिका जिसे हम संसद कहते हैं, है ना। विधायिका समझे ना, कॉमन शब्द है विधायिका, मतलब जो विधि बनाता है विधायिका। लेकिन दो है हमारे पास, एक केंद्रीय विधायिका और एक राज्य विधायिका। दो। कार्यपालिका भी फिर दो होगी, एक केंद्रीय कार्यपालिका और एक राज्य की कार्यपालिका ना। यहां आ जाओ। ये जो न्यायपालिका है, इसकी संरचना थोड़ी सी इनसे अलग है। हमारी जो न्यायपालिका है भारत में, उसकी विशेषता कैसी है? वो एकीकृत भी है, एकीकृत, और क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। दो विशेषताएं हैं इस न्यायपालिका की। क्या है? एक तो भारत में जो न्यायपालिका है वो कैसी है? स्वतंत्र न्यायपालिका। दूसरी एकीकृत। ठीक, कैसे समझाता हूं? देखो, हमने जो देखा है न्यायपालिका की संरचना, वो हमने इस प्रकार से देखा है। पहले जिला स्तर, जिले के स्तर पर क्या क्या देखा था हमने? दीवानी न्यायालय देखा था। नहीं, दीवानी न्यायालय नहीं होता, न्यायालय होता है जिला और सत्र न्यायालय। क्या देखा था? सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय। ये देखते हैं हम, जिला न्यायालय, है ना। सत्र न्यायालय में कौन से केस चलते हैं? फौजदारी। क्या है? पहले कभी बताया हूं? क्या है? जिला में दीवानी, सत्र में फौजदारी। पढ़ोगे न्यायपालिका में वो सब डिटेल। यहाँ से ये स्वतंत्र है। जिले में ये जो न्यायालय है ना, कोई भी न्यायालय हो, जिला स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो, या पूरे भारत के स्तर पे हो, सारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। उनके अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं, उस अधिकार क्षेत्र के अंदर निर्णय न्याय करने का काम उनका है, वो स्वतंत्र हैं। जिला न्यायालय काम करी तो ना तो उसके अधिकार क्षेत्र में वो काम कर रहा है तो हाई कोर्ट भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, और हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट, देश का सुप्रीम कोर्ट भी उस मामले में दखल। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? स्वतंत्र हैं सब। न्यायपालिका हमारे यहाँ कैसी है? स्वतंत्र है। एकीकृत एक शब्द सुना आपने, तो एकीकृत जानते हो ये किस माध्यम से? अपील के माध्यम से जुड़ा हुआ है। पूरा जो भारत में जो न्यायपालिका है किस माध्यम से जुड़ी हुई है? अपील के माध्यम से। मतलब जिला स्तर पे न्यायालय का निर्णय आया, आप असंतुष्ट लगते हो उस निर्णय से, तो आप अपील कर सकते हो इससे ऊपर, और आपका मामला उस राज्य के कहाँ चला जाएगा? हाई कोर्ट। अब हर एक संविधान प्रावधान करता है कि राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा, है ना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर राज्य में हाई कोर्ट हो, ये भी ज़रूरी नहीं। ये बात समझ में आ रही? ये जो बोला विपरीत लग रहा है। संविधान प्रावधान करता है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी भी नहीं कि हर राज्य में हाई कोर्ट हो। वो इसलिए कि भाई कुछ राज्य इतने छोटे हैं अड़ोसी पड़ोसी कि वहाँ दो हाई कोर्ट रखने का औचित्य नज़र नहीं आता। संघ शासित प्रदेश, भाई क्या वहाँ क्राइम नहीं होता? वहाँ भी तो होता है, लेकिन इतनी कम जनसंख्या है, इतना कम वर्कलोड है, और भाई सारे संघ शासित और राज्यों में हाई कोर्ट खोल दो, ठीक नहीं लगता? ठीक नहीं लगता? तो एक काम करते हैं ना, संघ शासित के केस भी तो कहीं जाने चाहिए ना। वहाँ भी लोकल स्तर पे तो न्यायालय है, लेकिन जब उसके ऊपर अपील किया जाएगा तो उसके लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था है। लेकिन उनकी जनसंख्या या उनका वर्कलोड इतना कम है कि वहाँ पे हाई कोर्ट है ही नहीं, बनाया ही नहीं गया। क्यों नहीं बनाया गया? एक काम करना भाई, तेरे पड़ोसी राज्य है असम, असम हाई कोर्ट में, तो यहाँ के केस अपील के माध्यम से कहाँ सुनवाई होगी? असम के हाई कोर्ट में। तो ये व्यवस्था की गई, समझिए कि नहीं?
अब हाई कोर्ट से अगर वहाँ भी निर्णय आया और असंतुष्ट रहा तो कहाँ अपील करेगा? सुप्रीम कोर्ट। देश का एक सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, वहाँ अपील जाएगा। तो इस माध्यम से, अपील के माध्यम से एकीकृत, समझ में आया कैसे एकीकृत है ये? ऐसा। अब देखो आप, बांट दिया गया, ये सब विभाजन क्यों किया गया? भाई विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। इनका काम क्या है? जो ये कानून बनाएंगे, ये जो कानून बनाएगी विधायिका, जो कानून बनाएगी, इसका क्रियान्वयन करवाना। क्या करना? क्रियान्वयन करवाना। मतलब सामान्य भाषा में मैं ये बोलूं कि भाई केंद्रीय संसद ने कानून बना दिया, उनका काम है कानून बनाना, उन्होंने कानून बना दिया। केंद्रीय कार्यपालिका की जिम्मेदारी ये है कि वो जो कानून बना है उस कानून को पूरे भारत पर लागू करवाए। वो देखो, सुनिश्चित करे कि वो कानून लागू हो गया भारत में, सब उस कानून की तहत होगा। ठीक। फिर केंद्रीय कार्यपालिका में कौन कौन होता है? तो बहुत कुछ होता है। प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है, राष्ट्रपति होता है, और एकदम ऐसे कार्यपालिका में ये शामिल थे जितने मंत्री हैं ना, मतलब कार्यपालिका में, मतलब ये मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि वो कानून क्रियान्वित हो। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कानून क्रियान्वयन। राष्ट्रपति की भी जिम्मेदारी, समय समय पर राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं उन कानूनों को लागू करवाने के लिए। राज्य का विधानमंडल, इसका भी काम है कानून बनाना, इसने कानून बना दिया। लेकिन राज्य की जो केंद्र कार्यपालिका है उसकी जिम्मेदारी क्या है कि राज्य के उस कानून को उस राज्य पर लागू करवाए, है ना। अच्छा, न्यायपालिका, ये तो जानते ही हो आप, इसका काम ही अलग है निर्णय देना। अरे हाँ, यद्यपि आपको अलग अलग शक्तियों का विभाजन लगता है कि ये अपने क्षेत्र में काम करेगी, ये अपने क्षेत्र में काम करेंगे, और ये अपने क्षेत्र में काम करेगी, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है। वो एक्स्ट्रा जिम्मेदारी क्या है? न्यायपालिका यहाँ भी दखल दे सकती है, यहाँ भी दखल दे सकती है। कब? देखो, न्यायपालिका को सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है ना, अब मैं न्यायपालिका में इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इस स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ ना। मैं जब न्यायपालिका बोल रहा हूँ तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, जो दखल दे सकते हैं। कौन कौन, किसकी बात कर रहा हूँ? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। संविधान में एक कोई विशेष प्रावधान तो नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 226 ऐसे अनुच्छेद हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट, देखो जो संविधान है ना, अगर संविधान में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, भाई कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है ना, यहाँ क्या लिखा है, क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि संविधान क्या है? किसी देश का सर्वोच्च कानून है। कन्फ्यूजन भी तो क्रिएट हो सकता है, विवाद भी तो हो सकता है, भाई इसका अर्थ ये नहीं, हम ये समझ रहे हैं, वो बोलेगा हम ये समझ रहे हैं। तो संविधान ने संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, मतलब जब कन्फ्यूजन हो जाए तो कौन एक्सप्लेन कर सकता है कि हाँ भाई वास्तव में इसका अर्थ ये होगा? दोनों व्याख्या कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते? ये नहीं कर सकते ना, ये नहीं कर सकते। ये दोनों, देश में जो उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट है, देश में जो सर्वोच्च न्यायालय है, इन्हें संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। सवाल बन सकता है, भाई संविधान की व्याख्या कौन कौन कर सकता है ना? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये बात अलग है, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। यदि मान लो संविधान का सवाल लोकसभा में उत्पन्न होगा, सदन में बैठक चल रही लोकसभा की, वहाँ उत्पन्न हुआ, तो वहाँ कौन करेगा? वहाँ एक और को व्याख्या करने का अधिकार है। कौन? लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा ना, उसको। राज्यसभा में बैठक चल रही है और वहाँ संविधान का कोई प्रश्न आ गया, तो वहाँ कौन कर सकता है व्याख्या उसकी? राष्ट्रपति। पक्का राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होता है जो वो करेगा। सब जानोगे, सब जानोगे, ठीक। बताने को बता दिया, ना याद रहे तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी जो बोला वो क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। पक्का? ठीक। अबे
ये तो एकदम फ्रीक्वेंसीज की सेम है। दरवाज़ा खोल तो इन्वर्टर से तो नहीं आ रहा, देख तो है। अरे देख तो क्या है। है चालू कर दो, ये स्विच है कोने में, देखो दीवार में स्विच है, चालू कर दो। रात में वर्षा का अंदेशा था तो मैंने बंद कर दिया। हाँ ठीक, अच्छा ये वार्निंग है, ठीक ठीक। ये अभी भी बजना शुरू हुआ ना ये? अच्छा मुझे सुना ही अभी दिया। मैं बोला कुकुर अगर कोई ऐसा आवाज़ निकाल रहा है तो इतनी लगातार और सेम फ्रीक्वेंसी में कैसे निकाल सकते हैं ना। हाँ आई, तो यहाँ पर जो मोटे मोटा हिसाब है, संविधान की व्याख्या न्यायपालिका की संरचना में कौन कौन कर सकता है? हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट ने व्याख्या किया किसी मामले पर, संविधान के किसी प्रश्न पर हाई कोर्ट ने व्याख्या की, लेकिन वहाँ भी अपील हो सकता है, वो भी व्याख्या कर सकता है, लेकिन फिर भी अभी भी शंका दूर नहीं हुई। तो फिर वो मामला, संविधान का वो प्रश्न कहाँ चला जाएगा, है ना? फिर सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करेगा और वो क्या होगा? अंतिम होगा, वो अंतिम होगा। तो संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन? और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार क्या हाईकोर्ट को है? दोनों को है, लेकिन अंतिम व्याख्या, क्योंकि उसके बाद और किसी को अधिकार नहीं है संविधान की व्याख्या करने का। तो अंतिम व्याख्याकार वही हो गया। गेंदलाल, आ रहा क्लैरिटी? हाँ, इन दोनों के पास एक शक्ति है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के पास ही एक शक्ति है। किसके पास? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। और इस शक्ति का नाम है न्यायिक समीक्षा। क्या है? या फिर इसके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन। ये शब्द, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन। हाँ, क्या समझो? जुडिशियल रिव्यू, इट्स कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू इन इंग्लिश। भाई संविधान से परे कोई नहीं ना, संविधान के अंडर ही सबको काम करना है। लेकिन अगर मान लो विधायिका कोई कानून बना रही है जो संविधान के विरुद्ध जा रहा हो, कौन रोकेगा? रोकेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि विधायिका जो कानून बनाएगी उसे आप लागू करवाएं। अगर वो लागू करवाने के लिए आदेश जारी कर रही है और वो आदेश संविधान के विरुद्ध जा रहा हो तो कौन रोकेगा? न्यायपालिका रोकेगी। ये अधिकार इसीलिए दिया गया है। अब देखो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार, इसके तहत ये क्या करती हैं? ये क्या कर सकती हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत विधायिका और कार्यपालिका के गतिविधियों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। क्या कर सकती हैं? संवैधानिकता की जांच। समझाता हूँ। जैसे संसद ने कानून बनाया, सवाल किसी ने खड़ा कर दिया कि ये कानून संविधान के विरुद्ध जा रहा है, संविधान के प्रावधानों को क्रॉस कर रहा है ना? तो फिर जांच करेगी। जांच करने में पाया कि वास्तव में संसद ने ये जो कानून बनाया है ये संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो क्या शक्ति इनके पास? क्या करेंगे? ये जो विधि आपने बनाई है ये असंवैधानिक है। क्या है ये? असंवैधानिक। असंवैधानिक बोले कि संविधान के विरुद्ध, संविधान के विपरीत जा रहा है तो क्या कहेंगे? असंवैधानिक है। असंवैधानिक घोषित करके उस विधि को वो लोग क्या कर देंगे? शून्य कर देंगे, निरस्त, खत्म हो जाएगा कानून। ठीक वही वैसे ही बिल्कुल राज्य विधायिका मान लो ऐसा कोई कानून बना दे जो संविधान का उल्लंघन कर रही हो, हाईकोर्ट तुरंत संवैधानिकता की जांच कर सकता है उसकी
असंवैधानिक यदि उसने पाया तो क्या कर सकता है? निरस्त, निल, वो कानून गया, काम नहीं करे, खत्म। इन कानूनों को लागू करवाने के लिए कार्यपालिका ने आदेश जारी किए। वो आदेश भी यदि संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसकी भी संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं ये लोग, और उसे असंवैधानिक यदि पाया क्या करेंगे? आदेश निरस्त कर देंगे, शून्य कर देंगे, क्या हो जाएगा? खत्म। ये एक विशेष शक्ति है, समझ गए? ये क्लियर है? अब यहाँ मुझे आना है, एक फ़ोटो खींच लो तो इसका एक फ़ोटो खींचो जल्दी से। है इसमें भेजने का लेकिन अब तक नहीं हो पाएगा। एक तो फ़ोटो खींच लो, कोनो खींच लो, एक जन ग्रुप में डाल दो, इसी का खींचो बस, बाकी आ जाएगा, क्योंकि ये मैं डिलीट करने वाला हूँ। अरे मूर्खानंद, मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ऐसे सीधा रखूँगा तो मिटाता है। ओह, अच्छा, ये हाथ से भी तो मिट सकता है। ओहो, ये ज़्यादा आसान है, सीख रहा हूँ। आइए, इधर आइए। अच्छा, ये तो ज़्यादा सरल है। अबे अच्छा, जब ऐसे रखूँगा तब सेटल हो गई। ओके, हाँ, बने। आइए, कहाँ हो गए नोनी? पंखा बंद कर दो, हवा नहीं आएगा तुम्हारे पास। क्या ज़्यादा हो गया? पंखा ना कम कर दो। ऐसा बोल रही है कि बगल में गेंदलाल समझ नहीं रहा है। आओ, काम कैसे करेंगे? पहले संसद देखते हैं। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। कि ये लोग कौन है? कौन है ये लोग? ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, हरी वाली कॉमन बनाया हूँ क्योंकि आपको पता है मंत्री लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, ये बताया था मैंने। अच्छा, ये बाहर हैं जो इस सर्कल से, मतलब अब ये तो बाहर नहीं होगा। ये जो हैं ये लोग क्या है? ये लोग सामान्य सांसद है ना। ये जो हरे वाले गोले के अंदर है ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री हैं, ठीक। एमए इस मंत्रिपरिषद में ये एक सांसद हैं लोकसभा से, है ना, और इनका नाम है लिड़गी बाई। और वहीं पर राज्यसभा से एक सदस्य हैं जिनका नाम है मिचकी बाई।
ये दोनों सांसद हैं, पहले तो सांसद हैं, कहाँ से हैं? हमारे छत्तीसगढ़ ले। दोनों में अंतर क्या है? एक ठन प्लेन सांसद है, एक ठन मसाला। मतलब ये सांसद है, ये केवल सदस्य है, सांसद है, मंत्री नहीं है। जबकि मिचकी बाई ये सांसद भी है राज्यसभा की और ये केंद्रीय मंत्री परिषद में एक मंत्री भी है। दोनों एकदम बचपने से साथ रहे, साथ मस्ती किए, साथ नेतागिरी किए, साथ राजनीति में आए, साथ चुनावी जीत के पहुंच गए हैं अपनी। एक लोकसभा में पहुंची, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य है, एक राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य है, लेकिन अंतर यह है कि इसको मंत्री पद मिला हुआ है, मंत्री भी है। तो देखिए सदस्य भी दो प्रकार के होते हैं। अब देखो निर्वाचित जो सदस्य हो गए ना, वो भी दो प्रकार के होते हैं। जो केवल सांसद है इसे हम बोलते हैं गैर सरकारी सदस्य। क्या बोलते हैं? गैर सरकारी सदस्य। चाहे वो यहां की सांसद हो, चाहे वो मैं पानी अरे इसको मैं कवर कर रहा हूं क्योंकि ये हा उल्टा कर दिया। अब ठीक है? मंत्री और बढ़ा देते हैं। ठीक, अब ठीक है। तो प्लेन सांसद यहां का हो, वह सांसद राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, जो मंत्री नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? गैर सरकारी सदस्य। ये जो मंत्री हैं, सदस्य हैं, सांसद हैं लेकिन मंत्री हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? सरकारी सदस्य। ये क्या है? सरकारी सदस्य। ठीक, ये हो गया क्लियर। अब मैं वापस जाता हूं, इसको हटाता हूं, कचरा नहीं चाहिए मेरे को। अबे डिलीट करना चाह रहा हूं यार, नहीं। हाँ ठीक, जा। अब देखिए हुआ क्या, एमे का है मिचकी बाई, लड़की बाई के टूरी, लड़की बाई के टूरी कौन है? टेटकी। लड़की बाई के टूरी कौन? टेटकी। बड़े हो गए, एक बिहाव हुआ के सोची से, एक माँ है, लड़की है, दाई है, बिहाव एक फिक्स हो गए। कहाँ फिक्स हो गए? गधा प्रसाद। इसका बिहाव टेटकी का फिक्स हो गया गधा प्रसाद के साथ। ठीक, अब चूंकि भाई लड़की बाई सांसद हैं, है ना, और मिचकी बाई और दोनों सहेली है, लड़की बाई सांसद है केवल और ये मंत्री है। शादी फिक्स हो गया, लड़की बाई फोन लगाए से, या सुनना मिचकी, मोटूरी के बिहाव फिक्स हो गए, तोला आना है। लिहाओ या कैसे नहीं आऊँ। पहुँच गए दोनों, फ्लाइट पकड़ के पहुँच गए, व्यवस्था हुई। अब दोनों खास सहेलियाँ, इन्होंने विदेश से, भाई मंत्री हैं ये सब है, विदेश से एक शैम्पेन मंगा के रखा था कि दोनों बिहावा हो जाई तो हमन दोनों छत ऊपर जाबो। चखना तो चखना, कोनो दिक्कत नहीं है, शादी के घर है भैया, एकदम तरह तरह पकवान बनी, चखना हो गई। छत पे जाबो, आराम से रात में एंजॉय करोगे। शौकीन है दोनों। हमारे छत्तीसगढ़ में महिलाएं भी बहुत शौकीन हैं, है ना, लेकिन ठीक बात नहीं है। उन महिलाओं को देखोगे आप अलग से दिखाई देंगे। हाँ, अब हो गया बिल्कुल। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक अच्छी बात यह है कि ये समस्या नहीं है।
यहाँ दहेज वेज जो है ना, ये वाली समस्या नहीं। हाँ, दारू की समस्या है, लेकिन दहेज वेज यहाँ नहीं चलता, तो ये एक अच्छी बात लगती है। ये समस्या मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, राजस्थान, इन सब क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दहेज वहाँ भी, साउथ में भी है, बता रहा हूँ। बहुत सोना मांगते हैं लोग, सोना। वहाँ पे कुछ नहीं, सोना, जिसके पास जितना सोना उतना संपन्न। ये कुप्रथा अभी भी भारत में बहुत जगह व्याप्त है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस मामले में मैं सोचूंगा कि बहुत कम है। ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे वो समस्या आई। बारात आ गई, गधा प्रसाद गधे की तरह नाचते हुए द्वार पे खड़ा है। गधा प्रसाद का बाप, इसका बाप भैंसा राम, इसके बाप को लगा कि सांसद है, खूब माल उल कमाए हैं, थोड़ा लालच बढ़ गया। सोचा कि गधा प्रसाद के एवज में कुछ वसूल लो। द्वार पे इसने बोल दिया लड़की बाई को, देख 10 करोड़ कैश चाहिए, तभी विवाह संपन्न होगा, वरना बारात लौट जाएगी। ये उसने कह दिया। अब लड़की बाई के साथ मिचकी बाई भी मंत्री है, तो भाई केंद्रीय मंत्री, गुस्सा तो आया कि धो दें उसको। लेकिन भाई आज भी सामाजिक जो दशा है हमारी वो यही है कि लड़की द्वार से बारात चली जाए तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, है ना। वो समाज, कई बार ऐसा होता है कि समाज क्या सोचता है उसको हमको नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि हमारा यही समाज तो है जो दहेज जैसी कुप्रथा आज भी चला रहा है। हमारा समाज तो यही है ना। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि वहाँ पे तो लड़की बाई और ये मेचकी बाई बोले ठीक है भाई, हम लोग कमाए तो हैं, लड़की तुरी के खुशी पर दे देता, क्योंकि यहाँ से बारात अगर लौट गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा, समाज में बदनामी हो जाएगी। मान गई, दबे मन से मान गई कि ठीक है। व्यवस्था तुरंत किया गया, पैसा दे दिया गया, विवाह संपन्न हो गया। होना नहीं चाहिए था, ऐसे में विवाह संपन्न नहीं होना चाहिए, ऐसे विवाह तोड़ देना ज़्यादा उचित है। हो गया। लेकिन दोनों जो शैंपेन का बॉटल लाए थे वो खुशी में पीने वाले थे, अब वो गम में पिएंगे, क्योंकि दोनों को चिंता है कि लालची परिवार में मोटूरी चल रही है, कहाँ हो ही। ये सवाल उनके सता रहा था। दोनों गए, सब विवाह हुआ, संपन्न हो गया, चखने की तो कोई कमी नहीं थी। खोले, दोनों अपनी वियोग में, दोनों मतलब दुख में पीने लगे, बात निकली। अब ये उस दशा की बात कर रहे हैं हम, जब ये मान लो कि तुम दहेज जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए कोई कानून नहीं था। आज है वर्तमान में, लेकिन मान लो उस समय नहीं था। दोनों में बातचीत चली, दोनों बातचीत करने लगे, बहुत बुरा हुआ। मतलब ये टूरी मन, जब से ये महिला जाति मन, बस मतलब पहले सती प्रथा हो गए, पहले उल्टा पुल्टा प्रथा, सती प्रथा हो गए, फिर ये हो गए दहेज प्रथा, सब भर मतलब महिला शोषणकारी समाज परंपरा बनाए हैं। क्योंकि ये लोग संसद के अंगों में सदस्य हैं, तो विधि बनाने का विधायिका में है। अच्छा, विधि बनाने की शुरुआत कोई भी कर सकता है ना, लोकसभा राज्यसभा को कोई भी सदस्य, भाई कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा, कर सकता है। कौन कर सकता है विधि बनाने की शुरुआत? लोकसभा राज्यसभा के सदस्य। राज्य में कौन? इनके सदस्य। ठीक। मेचकी बाई बोली, ये शुभ काम ते शुरू कर। हमन ऐसे कोई कानून बनाता कि दहेज प्रथा ला रोके बर कोनो कानून बनाता, कोई कानून बनाते हैं। तो टूरी टेटकी एक घेरा में फंसे, एक काम करते शुरुआत कर। लड़की बोली, हाँ यार, काली निकलबो, फ्लाइट ले पहुँच के सबसे पहले काम यही करबो। अब दहेज ला रोके बर एक ठन केंद्रीय कानून होना चाहिए। पहुँचे लोग, लड़की बाई अरे यार, अच्छा ये सीधा रखना पड़ता है शायद,
मैं थोड़ा स्लैंट कर देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? लड़की बाई ने क्या किया, एक पेपर लिया और इस अवस्था में, इसे संवैधानिक भाषा में हम क्या कहेंगे, विधेयक। अंग्रेजी में इसे कहते हैं बिल। विधेयक, विधायक नहीं है ना, विधायक यहाँ का सदस्य विधायक, वो क्या है, सामान्य भाषा में मसौदा। भाई कोई भी प्लानिंग हम करते हैं तो क्या करते हैं, पहले रूपरेखा बनाते हैं, मसौदा बनाते हैं, वही काम पहले शुरुआत होगा उसका। अब ये देखो, हालांकि हम क्रेडिट देते हैं नेताओं को, मंत्रियों को, सांसदों को, बुद्धि इतनी होती ही नहीं है, बहुत कम होते हैं जिनके पास इतनी बुद्धि। वास्तव में ये कम काम कौन करता है, आईएएस करते हैं, वो जो आईएएस वहाँ बैठे रहते हैं ना सचिवालय में, वो लोग करते हैं। बुद्धि इनके पास थोड़ी होती है। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, बुद्धि थी क्या है? मायावती मुख्यमंत्री, बुद्धि थी क्या? तो नहीं करती। ये नाम के लिए कुर्सी पर बैठे होते हैं, कुर्सी पर बैठ के हाँ इतने पैसा, इसमें बुद्धि की जरूर काम करती है। यार वहाँ का 10,000 1,000 करोड़ इधर पहुँच जाना चाहिए, यार वहाँ ट्रांसफ़र करवाना इतना पैसा पहुँच जाना चाहिए, इस पर बुद्धि सबकी काम करती है, साला पढ़ा हुआ हो चाहे अनपढ़ हो। लेकिन जो रचनात्मक कार्य होंगे, जहाँ पे जो उनकी ड्यूटी है, वो वहाँ बुद्धि उनकी काम नहीं करती, वो उनको नहीं आता। आया, चलो लड़की बाई ने क्या किया, लिख दिया इसमें तरह तरह के प्रावधान इसमें लिख दिए कि हाँ भाई हम एक कानून बना रहे हैं, दहेज लेना। उसने लिख दिया इसमें कि दहेज देने वाला, दहेज देने वाला अपराधी होगा, दहेज लेने वाला भी अपराधी होगा, और दहेज को रोकने के लिए पूरे देश भर में एक विशेष महिला सेल बनाएंगे। जो जो मन किया बना दिया। एक शीर्षक भी दे देगी, बिल्कुल शीर्षक। इसका शीर्षक क्या है, अब दहेज को रोकने के लिए तो हम ये मान लेते हैं कि इसका शीर्षक है दहेज निषेध विधेयक। क्या बोलेंगे इसे इस अवस्था में, दहेज निषेध विधेयक, ठीक, ये बोलेंगे। अब देखिए, अब विधेयक क्या होते हैं, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला विधेयक 2 प्रकार का होता है, सरकारी या इसे हम शासकीय बोल सकते हैं, एक ही बात है। गैर सरकारी या अशासकीय, ठीक। दोनों में अंतर क्या है, यदि किसी विधेयक को मंत्री कौन, मसाला मंत्री अगर लाएगा तो उस विधेयक को कहा जाएगा सरकारी या शासकीय विधेयक। यदि गैर सरकारी विधेयक उसे कहा जाएगा जो केवल प्लेन, मतलब सांसद, जो कि मंत्री नहीं, अगर वो लाएगा तो उस विधेयक को क्या कहेंगे हम, गैर सरकारी विधेयक। टाइम कितना हो गया, 9:15 हो गया। ओहो हो, आज की फिर लगेगा ये क्लास। आज दिन कौन सा है, गुरुवार। और नो प्रॉब्लम, कल एकदम फुर्सत में। ये जो है यहाँ मैं क्लास को एंड करता हूँ। कल जो क्लास है वो यहीं से आगे बढ़ेगी और इसे सेव करके रखना होगा, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए हम। विधेयक 2 प्रकार के, सरकारी और गैर सरकारी, कैसे होते हैं। शासकीय विधेयक किसे कहा जाएगा, यदि मंत्री लाएगा, मंत्री इस शुरुआत कर रहा है किसी विधेयक की, वो ला रहा है तो क्या कहलाएगा, शासकीय विधेयक। यदि कोई संसद का कोई सदस्य, मतलब सांसद जो कि मंत्री नहीं है, अगर वो उस विधेयक को लाता है तो वो कहलाएगा गैर सरकारी या अशासकीय विधेयक। यहाँ तक क्लियर है ना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, स्टडी वेल।